बच्चों, आज के इस सेशन में हम क्लास 7 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक से अध्याय 13 के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इस अध्याय का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। तो आइए सीधे अभ्यास में चलते हैं और प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है जल को स्वच्छ करना खाली स्थान को दूर करने का प्रकर्म है। तो जब जल से प्रदूषक को आप हटा देंगे तो वो स्वच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रदूषक भर दें या गंदगी लिख सकते हैं। खा नंबर है घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल खाली स्थान कहलाता है। तो ये वाहित मल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहित मल। चलिए, ग नंबर है शुष्क खाली स्थान का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे शुष्क मल आप लिख दीजिएगा, शुष्क मल। ठीक है। घ नंबर है नालियां खाली स्थान और खाली स्थान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। तो हमने पढ़ा था कि तेल और वसा जो है ये नालियों को क्या करते हैं? अवरुद्ध कर देते हैं, जाम कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। वाहित मल एक तरल अपशिष्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, जैसे घरों, अस्पतालों, कारखानों इत्यादि से पानी के साथ साथ अशुद्धियां भी एक बड़े घटक के रूप में होती हैं। इसे वाहित मल कहा जाता है। इसमें ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक, बैक्टीरिया एवं विभिन्न प्रकार के रोग वाहक होते हैं। नदियों या समुद्रों में अनुपचारित वाहित मल को विसर्जन करने से जल प्रदूषित हो जाता है। दूषित पानी जलीय पौधों एवं जीवों के लिए हानिकारक है। इससे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, डेंगू आदि कई बीमारियां भी फैलती हैं। तीसरा प्रश्न है तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे तेल और वसा नालियों में बहने वाले पानी को रोककर नालियों को अवरुद्ध कर सकते हैं, यानी जाम कर सकते हैं। वसा खुले नालों में मिट्टी की छिद्रता को भी अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे पानी को छानने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए तेल और वसा को नाले में नहीं बहाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रकर्म में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रकर्म सम्मिलित हैं, जो जल को संदूषित करने वाले अवयवों को पृथक करने में सहायता करते हैं। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। पहला, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली जो खड़ा हो, सीधा ऊपर से नीचे लगी छड़ों से बने शलाका छन्नों से गुजारा जाता है। ठीक है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़ी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक बोतल, पैकेट, डिब्बे, डंडे, नैपकिन आदि को हटा दिया जाता है। दूसरा, अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने वाली टंकी से गुजारा जाता है, जहां रेत, ग्रिट और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि अब जल को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है, जहां इसे घंटों रखा जाता है। यहाँ ठोस मल तथा निलंबित सूक्ष्म जीव आदि तल में बैठ जाते हैं और उन्हें अलग कर लिया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि अब जल में क्लोरीन इत्यादि मिलाकर रोगाणु रहित कर नदी अथवा समुद्र में बहा दिया जाता है। पांचवा प्रश्न है आपंक क्या है? समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। उत्तर है अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की प्रक्रिया में अपशिष्ट जल में मिले हुए कीचड़, मानव अपशिष्ट आदि को आपंक कहते हैं। चूंकि यह जैविक कचरा है, इसलिए इसका उपयोग बायोगैस और खाद बनाने में किया जाता है। इसे एक अलग टैंक में स्थानांतरित किया जाता है, जहां इसे अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा विघटित कराया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पादित बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बचे हुए अवशेष का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे अनुपचारित मानव मल में अनेक प्रकार के रोगाणु एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई बीमारियों जैसे हैजा, दस्त, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं।
इन रोगों के कीटाणु हवा, पानी या कीटों द्वारा आसानी से भोजन या पीने के पानी को दूषित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए खतरा है। 7वां प्रश्न है, जल को रोगाणु नाशित यानी कि रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा क्लोरीन एवं ओजोन। ये दवा उद्योग में इस्तेमाल होता है। जैसे रसायनों का उपयोग आमतौर पर जल को रोगाणु नाशित यानी कि रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। तो इसका उत्तर है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्ने यानी कि बार स्क्रीन, ठीक है, अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक को अलग करने में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्वच्छता और रोग एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि अगर स्वच्छता की कमी हो तो वह बीमारियों का कारण बन सकता है। आसपास की गंदगी और दूषित पेयजल के कारण बड़ी संख्या में बीमारियां होती हैं। गंदगी से हानिकारक रोगाणुओं, मक्खियों और मच्छरों का विकास होता है जो हैजा, टाइफाइड, पोलियो और पेचिस जैसी कई बीमारियों को फैलाने का स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 10 है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। पहला, खुली नालियों को ढकना चाहिए और आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरा, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा, रसायनों जैसे पेंट, कीटनाशक, गाड़ियों से निकले तेल आदि को नाली में नहीं फेंकना चाहिए। चौथा, लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। तो इसे ऑलरेडी हमने हल कर दिया है समय बचाने के लिए। सबसे पहले चलते हैं, देखिए संकेत यहाँ पे हमें दिया गया है, बाएं से दाएं, दूसरा नंबर पे बायां से दाएं, इस तरह से आपको लिखना है। वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद, तो 2 नंबर में इसको हम बायोगैस कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बायोगैस लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। चौथा नंबर में क्या है, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। चौथा नंबर में आप चलेंगे तो ये जो है वातन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वातन। इस तरह से आपको लिखना है, बाएं से दाएं। चलिए उसके बाद 7वां नंबर पे है वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। 7 नंबर में आप चलेंगे, इसको हम सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवर। चलिए 8वां नंबर में आते हैं, उपयोग के बाद नालियों में बहता जल। तो उपयोग के बाद नालियों में बहता जल जो है वो वाहित मल कहलाता है। तो 8 में देखिए आपको इस तरह से वाहित मल लिखना था। अब हम ऊपर से नीचे लिखेंगे। इसमें पहला नंबर पे है जल उपचार में रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त एक रसायन। तो 1 नंबर कहाँ पे है, वहां पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओजोन। हालांकि क्लोरीन भी होता है लेकिन यहाँ पे ओजोन फिट बैठता है। 3 ही वर्ग में आपको भरना था। चलिए तीसरा नंबर पे है वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं। तो तीसरा नंबर में चलेंगे ऊपर से नीचे लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं अवायवीय जीवाणु। क्या कहते हैं? अवायवीय जीवाणु, जो ऑक्सीजन के बिना भी विघटन का कार्य करते हैं। इनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में संदूषित जल। तो संदूषित जल को आप क्या कहेंगे? अपशिष्ट जल कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? तो 5 नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अपशिष्ट जल इसे कहते हैं। क्लियर है? चलिए 5 के बाद 6 नंबर में जाते हैं, वह स्थान जहां वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं। तो 6ठा नंबर देखिए कहां पे है, तो ये रहा। उसको हम उपचार संयंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचार संयंत्र। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 6ठा नंबर भी हो गया। अंत में है 9वां नंबर। 9वां नंबर में क्या है? अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं। तो इसे हम मल कहेंगे। तो ये 9वां नंबर पे मल हो गया। इस तरह से आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से इसे आप भर लें। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 12। ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए।
तो ओजोन यहाँ पे एक प्रकार का रसायन है जो जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन के बदले में। तो यहाँ पे जो वक्तव्य हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है, यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। दूसरा, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तीसरा वक्तव्य है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ये वायुमंडल में जो ओजोन गैस है वो जो है क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित भी करता है। और चौथा नंबर में है, वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। तो इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें खा और गा ये सही है। खा और गा, है ना। ओजोन जो रसायन के रूप में हो तो जल को क्या करता है, रोगाणु रहित करता है। और ओजोन जब गैस के रूप में हो तो यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पे आने से रोकता है, जिससे कि पृथ्वी का वायुमंडल बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाता है। और इस तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। यह जो है इस पुस्तक का अंतिम अध्याय भी था। आगे आप वर्ग 8 की पढ़ाई भी इसी चैनल पर आराम से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैथ और साइंस दोनों के लिए। आगे अन्य विषयों के भी प्लेलिस्ट बनाए जाने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।